स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर में पीडीए पाठशाला शुरू करी है। काशीराम शहर आवास कॉलोनी और नसीरपुर गांव में ये पाठशाला शुरू की गई है, जहां मर्ज किए गए स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा के राष्ट्र सचिव शौर्य सिंह ने बच्चों को किताबें, पेन और पेंसिल दी। पाठशाला रोजाना शाम 6:30 बजे तक चलेंगी। शौर्य सिंह ने कहा कि सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा रोकना चाहती है, लेकिन उनकी पाठशाला तब तक चलेगी जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, जिस तरीके से पीडीए पाठशाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को एक राह दिखाई है, जिसके तहत हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, जहां पे शिक्षा की दिशाएं नहीं पहुंच पाती है, वो बच्चे सिर्फ आश्रित होते हैं। प्राइमरी जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उस पे आश्रित होते हैं बच्चे, और उन बच्चों से जो है शिक्षा की पद्धति छीन ली गई है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद हो रहे हैं और सरकार ने ये फैसला लिया था कि सरकारी स्कूल बंद होंगे। तो उन बच्चों को स्कूल जो है, उन लोगों के लिए शिक्षा एक तरीके से बंद होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे पीडीए जो स्कूल्स चल रहे हैं या पीडीए का जो हमारा पाठशालाएं चल रही है, उसके तहत हम छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षाएं जो है वो प्रदान करने का समाजवादी पार्टी का हर सिपाही जो है वो कार्य कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से पीडीए खबर पीलीभीत से है, जहां मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिले के 2025-26 के लिए 1700 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यशाला में बैंकों, आईटीआई और पॉलिटेक्निकल के छात्रों ने हिस्सा लिया। लखनऊ से आए समाधान समिति के सदस्यों ने फूड प्रोसेसिंग, ब्रेड मेकिंग और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे उद्योगों की शुरुआत की और साथ ही इसकी जानकारी भी साझा की। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। वगैरह आए हुए हैं और जिला से भी, मुख्यालय लखनऊ से भी टीम आई हुई है और सभी को ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत किस तरह से लोन लेना है और किस तरह से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, क्योंकि 1700 का हमारा लक्ष्य है कि उन युवा लोगों को इस योजना के माध्यम से लोन दिलाना है। तो उन्हीं की आज यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। रुक करते हैं जौनपुर की ओर, जहां जिले में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करते हुए रोष मार्च निकाला। रोष मार्च में शामिल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। ओपीएस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ एनपीएस, यूपीएस, निजीकरण एवं उत्तर प्रदेश में मर्जर विद्यालयों का जो मर्जर आदेश है उसको वापस लेने के संबंध में पूरे देश पे एक साथ रोष मार्च निकाला जा रहा है। सभी शिक्षकों में, कर्मचारियों में रोष है। किसको लेकर के? एनपीएस को लेकर के, यूपीएस को लेकर के पूरा हमारा शिक्षक समाज, पूरा कर्मचारी समाज आज आक्रोशित है। यह सरकार को एक मात्र दिखावा है ये कि यूपीएस से पुरानी पेंशन का हल हो सकता है, लेकिन हम यूपीएस का पुरजोर विरोध करते हैं, निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। आज जौनपुर के मुख्यालय पे बहुत अदब के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि निजीकरण की व्यवस्था तत्काल बंद करें और शिक्षकों कर्मचारियों के जो कि इज्जत देता है, सम्मान देता है, उनके बुढ़ापे की लाठी है, पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल करे। यही हमारी पूरी टीम मांग कर रही है, यही हमारी मातृशक्तियाँ मांग कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने अपने जन्मदिन पर गाजीपुर में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और पिछड़ों के बच्चों की पढ़ाई रोकना चाहती है। पीडीए पाठशाला के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है और पाठशाला को और मजबूती से चलाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, वित्तविहीन शिक्षक, पुरानी पेंशन मांगने वाले राज्य कर्मचारी
हर आदमी इस सरकार से पीड़ित है, उपेक्षित है। और लगातार जिस तरह से ये जब से सरकार बनी है, जो हमारे पीडीए के लोग हैं, जो भी पीड़ित है, दुखी है, चाहे वो किसी समाज का हो, उसको हक दिलाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लड़ने का काम किया। अभी आपने देखा जिस तरह से विद्यालय मर्ज किए जा रहे थे, प्राथमिक विद्यालय, कि गरीब के बच्चे ना पढ़ सके। गरीब मजदूर किसान का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो वो प्रश्न करेगा सरकार से प्रश्न ना हो, इसके लिए सरकार विद्यालय बंद करने की जो साजिश कर रही थी, उसके खिलाफ जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद पहुंचे और भाजपा मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सैनी के परिवार से मिले। 2 दिन पहले विजेंद्र के भाई चेतन सैनी के छत से कूदकर आत्महत्या उन्होंने कर ली थी, जिसके बाद चेतन की दुकान मुरादाबाद मंडी समिति में बुलडोजर कार्रवाई में टूट गई थी। ये भी बात सामने आ रही है। अजय राय ने कहा कि भाजपा के राज में उनके अपने कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सरकार को गरीब और पिछड़ा विरोधी बताते हुए जंगल राज का आरोप भी लगाया है। मुरादाबाद मैं आया हूँ आज इस तरीके से यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष जो आज जिस परिवार में घटना घटी है वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा है परिवार, उसके परिवार का चेतन सैनी नाम का बच्चा जिसको प्रताड़ित किया है इस सरकार में, योगी सरकार जो बड़ी बड़ी बात करती है, जीरो टॉलरेंस, उसका कार्यकर्ता वो सुसाइड करता है और छोटे छोटे बच्चे, छोटे नौनिहाल बच्चे, बेटा और बेटी, और वो जवान महिला, वो बिटिया, वो बेचारी विधवा हो गई। और ये सरकार पूरी तरीके से मौन है। अभी तक कोई इनको सरकारी सहायता नहीं मिली और कोई मदद नहीं, इनकी एफआईआर तक नहीं हुई, इनका मुकदमा नहीं हुआ। मुरादाबाद खबर मऊ से है, जहां जिले के घोषे में एक बड़ा धर्मांतरण प्रयास तब रुका जब बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। घोषी कोतवाली क्षेत्र के पवनी गांव में एक पादरी सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन पर आरोप है कि वे 400 महिलाओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मौके से धर्मांतरण में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है और जाँच शुरू कर दी है। हुआ है कि जानकारी प्राप्त हुई है किसी के माध्यम से कि ग्राम सभा पवनी, थाना घोसी, चौकी मझवारा, वहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। मौके पे हमने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे। सतीराम के घर जो है वो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और करीब 300-400 की संख्या थी, भारी संख्या। वहाँ से संजय कुमार प्रजापति जी हिरासत में लिए गए हैं, जो वहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जितने लोग वहाँ मौजूद थे सभी के पास बाइबल पाई गई है और सभी लोग प्रार्थना के नाम पे सबको बुलाया जा रहा था और ये झांसे में रखा जा रहा था कि प्रार्थना करा करके आपका किसी भी प्रकार का रोग है, दुख है, दर्द है, ये सब दूर। यमुना नदी का जलस्तर फतेहपुर में खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे तटवर्ती इलाकों में डर और संकट का माहौल बना हुआ है। बाढ़ का पानी कई गांवों के किनारे और कुछ घरों तक पहुंच चुका है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियां बनाई है और जलस्तर पर नजर रखी भी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ललौली इंटर कॉलेज और कंपोजिट विद्यालय में बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई है, जहां विस्थापित परिवारों को भोजन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। ललौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पानी घुसने के कारण इसे बंद कर दिया गया और बच्चों को दूसरे स्कूल में भोजन का निर्देश भी दिया गया है। यमुना नदी आज सुबह से 102 मीटर के ऊपर से बह रही है और हमारे पास करीब 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने ऐसी 2 बाढ़ चौकियाँ स्थापित कर दी हैं और जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, जलस्तर जब बढ़ रहा है तो उनको जैसे जैसे वो सुरक्षित स्थानों की ओर आ रहे हैं, हम उनको बाढ़ चौकियों पर, राहत केंद्रों पर शिफ्ट करके और उनके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और अभी सुबह डीएम साहब और एसपी साहब राउंड पर आए भी थे और सारा निरीक्षण किया उन्होंने, और उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका भी अनुपालन उन्होंने सुनिश्चित कर दिया।
खबर मऊ से है, जहां जिले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष सहित 14 नामजद और 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिसकर्मियों पर जमीन विवाद में पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट करने और सबूत मिटाने का आरोप है। मामला सराय लखनसी थाना क्षेत्र के उस्मानपुर ताजपुर गांव का है। रामजतन यादव और पड़ोसी रामभवन यादव के बीच जमीनी विवाद था। आरोप है कि रामभवन के रिश्तेदार सब इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ मिलकर एक तरफा कार्रवाई की। अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। प्रमोद कुमार शर्मा, सिविल कोर्ट मऊ। क्या मामला यह था कि ताजपुर उस्मानपुर के रहने वाले रामजतन यादव और उनकी पत्नी रीता यादव का अपने पड़ोसी रामभवन यादव से ज़मीनी विवाद था, जिसका मामला जो है सिविल कोर्ट मऊ में चल रहा था। इसी दौरान जो है रामभवन यादव के दूर के रिश्तेदार केशव यादव जो SI पिपरीडी हैं, उन्होंने जो है व्यक्तिगत रुचि लेकर के अवैध रूप से इनको सबक सिखाने की नीयत से 23/3/2025 को ये लोग करीब थानाध्यक्ष शैलेश सिंह से लगायत कुल 14 नामजद लोग और 6-7 पुलिसकर्मी अज्ञात, ये जो है जाके उसके घर में घुस गए रीता देवी के, और छत पर चढ़ कर के इनके लड़के और लड़की को मारते पीटते हुए लेकर के आए। मारने पीटने के बाद एक फर्जी इन लोगों ने मेडिकल कराया कि इनको कोई इंजरी नहीं है, और ले जा कर के जेल में जो मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किए, मजिस्ट्रेट द्वारा जो है इनको जेल भेजा गया। रुक करता है गाजीपुर की ओर, जहां जमीन विवाद में मां, पिता और बहन की हत्या करने वाला आरोपी अभय यादव उर्फ भूटान यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 जुलाई को सदर कोतवाली क्षेत्र के पतेहा गांव में अभय ने अपने पिता शिवराम यादव, माता जामुनी देवी और बहन कुसुम देवी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे चौकिया तिराहा के पास से पकड़ा। पूछताछ में अभय ने बताया कि बहन ने उसकी जमीन अपने नाम कर ली थी, जिसके बाद वो गुस्सा हो गया था और इसी गुस्से में उसने सभी की हत्या कर दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिनांक 27/7/2025 को एक व्यक्ति ने अपने माँ, बाप और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसी अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेजा जा रहा है। जो प्राथमिक तौर पे जानकारी हुई थी कि प्रॉपर्टी विवाद में ही ये हत्या हुई है, ये बात अभियुक्त ने भी स्वीकार किया है कि बहन को कुछ प्रॉपर्टी उनके पिताजी ने नाम लिख दिया था, जिस पर विवाद लगातार बना हुआ था। उस दिन भी आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसके क्रम में इसने क्रोध में आके अपनी बहन को अपने माता पिता की हत्या की। ये पारिवारिक झगड़ा सर, ये कभी पुलिस के पास ये मामला गया था कि नहीं? पुलिस को सर इस मामला में यही अकेले है और कोई नहीं? अभी तो यही अकेले आया, विवेचना चल रही है, अगर और भी किसी की संलिप्तता मिलेगी किसी ने। खबर बांदा से है, जहां यमुना और केन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर पहुंच गया है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बांदा कानपुर और बांदा हमीरपुर मार्ग बंद हो गए हैं। केवल फतेहपुर बहराइच मार्ग और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खुले हैं। प्रशासन ने नावें तैनात की है, लेकिन एक नाव में केवल एक लाइफ जैकेट है, जिससे बाढ़ हादसा होने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लालच ज़्यादा नहीं बोलता, फिर भी मतलब कम से कम अपने गांव के तो 50-60 एकड़ 70 एकड़ के लगभग तो डूब ही गए, अब डूब ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं। है मगर अगर अंदर चली जाएगी तो और भी नुकसान होगा, लोग व्यापारी लोग परेशान होंगे। जो दोनों नदी हमारे केन और यमुना जी है, दोनों हमारा वार्निंग और डेंजर लेवल के ऊपर है। 102.5 मीटर में दोनों चल रही है आज की डेट में। अभी तो हमारे सबसे अफेक्टेड तहसील तो पिलानी है, तो पिलानी में हमने निरीक्षण किया है, उसमें हमारे 2-3 गांव ज़्यादा अफेक्टेड है। जो शंकरपुर वो गांव में मैं खुद 2 मजरे दे के आई हूँ। वो एक मजरे में 35 घर है, एक और मजरे में 48 हाउसेस है। बट अभी किसी के घर में पानी नहीं पहुंचे, बट रास्ता अवरोध हुआ है। रुक करते मुरादाबाद की ओर, जहां कटघर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय देवू की पड़ोसियों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक के चाचा श्याम ने बताया कि पड़ोसी मकान बेचने को लेकर रंजिश रखते थे। देवू अपनी मां के इलाज के लिए पैसे लेने आया था, तभी विवाद और ज्यादा बढ़ गया। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
बुलाबाड़ी मोहल्ला है जहाँ हम लोग खड़े हैं, और ये इसी मकान में एक देवू नाम का लड़का है और उसकी डेड बॉडी मिली है। इनफैक्ट इसके बारे में बताया गया, इसके चाचा ने ही बताया, इसका नाम श्याम है, कि इस लड़के को आज 4-5 लड़के मिलकर किसी साथ मारपीट किए हैं और उसमें मारपीट में चोट आई है, उसी से इसकी डेथ हुई। इसमें हम लोगों ने तत्काल अपनी फॉरेंसिक की टीम बुलाई है। मौके पर SHO, CO सभी अधिकारियों ने आकर के यहाँ से देखा है। हम लोग डेड बॉडी को मौके से शिफ्ट किए हैं और इसमें जिन लोगों के नाम आए हैं उनको हिरासत में लेने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। उनको बहुत जल्दी हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो परिवारीजनों के द्वारा तहरीर दी जाएगी उसमें अभियोग पंजीकृत कर उसको तत्काल जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इसमें अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर मेरा भतीजा है, मैं अपनी ड्यूटी से आया था और मैंने आते देखा तो ये अंदर पड़ा है, ये अंदर पड़ा है गेट के। मैंने जैसे गेट खोला तो मैंने अब क्या हो गया, मैं डर के इनसे पूछा तो इन्होंने बताया उन्होंने मारा 7 आइटम। खबर एटा से है, जहां निदौली कला थाना क्षेत्र के चंद्रभानपुर उर्फ खरेटी का नगला निवासी सत्यवीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर 3rd डिग्री यातना देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सत्यवीर को लड़की भगाने के शक में हिरासत में लिया गया था और थाने में यातना दी गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने पुलिस कार्यालय का घेराव किया और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। SSP ने आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। अभी इस मामले में अभी तक जितनी जानकारी की गई है, ये आया है कि एक जो है बालिका है, लगभग 17 वर्ष की उम्र है, वो मार्च महीने से जो है गायब है, जिसके संदेह में इन्हें सत्यवीर सिंह है, जिन्हें पुलिस ने जो है बुलाया था और ये अपने भाई के साथ जो है थाने पर भी आए थे। थाने की पूछताछ भी हुई थी, थाने में कुछ देर रहे, उसके बाद कोई वकील साहब गए थे, फिर मुकदमा बताए जा रहे हैं। और सिंह जी का लड़का है नगला खरेटी, जो कि निदौली थाने में आता है। इसको पुलिस ने बेरहमी से मारा है और पुलिस की मारपीट से, और इसको 50,000 रुपये लेकर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।